प्रॉब्लम 3 है आपकी बुक का, जो ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस के हैं। प्रॉब्लम 21-3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस फॉर वन प्रोडक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। कल हमने मल्टी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, आज जो है ये वन प्रोडक्ट के बारे में है। द एल्बा माइनिंग कंपनी माइंस एलिमेंट for 19A and 19B, the company's comparative report of operations showed net sales, cost of goods sold, and gross profit or gross loss. अब अगर आप देखें तो 19A के हिसाब से और 19B, ये 19A है और ये 19B, इंक्रीज डिक्रीज नेगेटिव फिगर अगर होंगे तो 19A में नेट सेल्स हमारे पास, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रास प्रॉफिट की बजाय हमारा ग्रास लॉस है। जबकि 19B में हमारे पास क्या है, नेट सेल्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रास जो है प्रॉफिट है 200 एंड 2500। तो इंक्रीज डिक्रीज करते हुए जो ओवरऑल हमारे पास इंक्रीज है तो 300, 7000 एंड 500। ठीक है, क्योंकि हमने ये लास्ट भी रिकवर किया और ये ग्रास प्रॉफिट इस पे भी पहुंचे पॉजिटिव फिगर, तो ओवरऑल हमारे पास जो गेन हुआ वो 300 एंड 7500 का चेंज हुआ। Additional information में on January 1st, 19B, Elmet's sales price was increased from $8 to $11 per ton. B. On the same day, new machinery was placed in operation, reducing the cost of mining from $9 to $8.5 per ton. यानी कास्ट जो है हमारी वो रिड्यूस हो गई, कास्ट रिड्यूस हो गई, लेकिन सेल्स प्राइस पे वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 8 to $11 per ton. Ending inventories costed on the LIFO basis and didn't change. Required a gross profit analysis accounting for the effect of the changes in prices and volume factors upon sales and cost of goods sold. ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो जो अल्टीमेट एक हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमें कलेक्ट करना होता है डाटा, अगर गिवन ना हो तो चेंज इन ग्रास प्रॉफिट। तो कल भी हमने पहले बात यही की थी, चेंज इन ग्रास प्रॉफिट। ठीक है जी, वो डिक्रीज भी हो सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट का चेंज है वो उन्होंने हमें बता दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज $300, 7000 एंड 500, ये चेंज है। और चेंज क्या है, इंक्रीज है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था तो उसमें हमने सबसे पहले जो ग्रास प्रॉफिट है इसकी चेंजेस को फाइंड किया था डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, किस तरीके से जो है ना ये हमारे पास ग्रास प्रॉफिट चेंजेस आते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इसको एनालाइज करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिखे थे कि हम इनको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्स प्राइस वेरिएंस। 2, sales volume variance, and then cost price variance, and fourth, cost volume variance, and fifth step, reconciliation. ठीक है जी, अब कल के क्वेश्चन के थ्रू अगर हमने बात की तो उसमें क्या था कि एक प्रोडक्ट नहीं थी बल्कि दो प्रोडक्ट्स, यानी एक से ज़्यादा थी। तो वहाँ पर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किया था, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस और फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस ये कैलकुलेट किए थे। यानी सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो इस क्वेश्चन के हवाले से ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है।
हमने जस्ट ये जो 5 स्टेप्स हैं इन्हीं को ही सॉल्व करना है और ना ही कोई और फर्दर हमने रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। ठीक है, तो ये ऐसा आज हमने कुछ नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है जी सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस और उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस या बजटेड सेल प्राइस, आप इसे नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास कल भी हमने ये बात की थी कि ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सोल्ड यूनिट्स दे दिए जाए और एक्चुअल प्राइस पर यूनिट सेल हमें दे दी जाए। हमें जो कंसर्न है वो है कि हमें टोटल वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू नहीं है तो फिर हमें इंग्रेडिएंट्स वाइज इन सबको सॉल्व करना होता है। तो अब हमारे पास देखें कि 19B के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल सेल है वो यहाँ पर है। ठीक है, यार ये देखिए आप 891,000 और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस और बजटेड सेल प्राइस, अब ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये कैसे इसको अकाउंट फॉर करेंगे ताकि हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि जो सेल्स प्राइस है और यूनिट्स दोनों चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में, on January 1st 19B Elmet's sales price was increased from 8 to 11 per ton। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहली एक स्टैंडर्ड सेल प्राइस थी वो कितना थी, 8 थी और अब बढ़ के वो 11 होगी। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये चीज़ जो फैक्टर है वो 8 है, लेकिन हमें यूनिट्स का पता नहीं है। अब हमें एक्चुअल यूनिट्स चाहिए। ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये हम 19B की सेल्स ले लेते हैं 891,000 एंड डिवाइडेड बाई पर यूनिट सेल प्राइस की 11 हमें दे दी हुई है। हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो इसको डिवाइड करते हैं जी 891,000 तो ये हमारे पास यूनिट्स आ रहा है जी 81,000 यूनिट्स एक्चुअली जो हमने सेल आउट किए। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हम लिख लेंगे 81,000 यूनिट्स। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो ये हमारे पास आ जाता है 648,000 और वेरिएंस 243,000 और ये ऑब्वियसली फेवरेबल होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी उन्होंने बताया कि प्राइस 8 से 11 हो गई। एक तो ये फैक्टर में प्राइस का नज़र आ रहा है, दूसरा अगर इन टोटल देखें फार्मूला में तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल हमारी जो सेल्स प्राइस है वो 8,91,000 है। कितने यूनिट्स की, 81,000 यूनिट्स की। जबकि बजट हमें या स्टैंडर्ड हमें क्या अलाउ करता था, इट शुड बी सोल्ड टू 648,000 है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने सेल्स प्राइस ज़्यादा अचीव की तो हमारे पास टोटल सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई और ओवरऑल हमारा ये फेवरेबल वेरिएंस हो गया। उसके बाद अब आते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस एंड बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस या बजटेड सेल प्राइस। तो जो फर्स्ट फिगर है ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज
648,000 बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड सेल प्राइस या स्टैंडर्ड सेल प्राइस, यानी हमें ये रेवेन्यू चाहिए। तो ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी गिवन है 840,000। देखिए ये 19A जो है इसमें हमारी जो 840,000 की सेल है, देखो ये यूनिट्स और सेल प्राइस का ही मल्टीप्लायर है। अब देख सकते हैं ये ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फर्दर इनको यूनिट्स में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली फिगर लिख लेते हैं 840,000। वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास फिगर आ जाता है जी 840,000 माइनस 648 192,000, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, अनफेवरेबल। रीज़न, क्योंकि बजट के मुताबिक हमें जो चाहिए था सेल्स में इजाफा या सेल्स रेवेन्यू चाहिए थी 840,000 बेस्ड अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हमने एक्चुअली कितने की सेल आउट की 648,000। क्योंकि इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे पास कोई सेल्स परफॉर्मेंस नहीं थी या हमारे मार्केटिंग कैंपेन ठीक नहीं थी, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास बैलेंस क्या आया, अनफेवरेबल वॉल्यूम का। उसके बाद अब हम आते हैं कास्ट के वेरिएंसेस की तरफ। तो सबसे पहले कास्ट प्राइस वेरिएंस, तो इसमें एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल कास्ट प्राइस और अगेन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी अब हमें पता चल चुकी हुई है कि कितना हमने बेची है। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेशन में 1 by 1 तभी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये डाटा दिया हुआ भी है कि एक्चुअल कास्ट जो है हमें कितना पड़ रही है। ये देखिए 6,88,500, ये हमारी एक्चुअल कास्ट प्राइस है। $6,88,500 और उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस। अब स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी एक वर्किंग हम कर लेते हैं यहाँ पे, वर्किंग टू, लेकिन ये हमें पता है कि हमारा जो यूनिट्स एक्चुअली सेल आउट हुए हैं वो 81,000 है। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस चाहिए। तो स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस के लिए हम कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। $945,000 और हमारे पास जो बजटेड यूनिट्स होंगे यहाँ पे, हमें चाहिए बजटेड कास्ट प्राइस या जिसको हम स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस भी कहते हैं, पर यूनिट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो बजटेड कास्ट है, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय जो बजटेड यूनिट्स है हमारे पास। दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं इसको, ये टोटल जो 19A की हमारे पास कास्ट होगी और 19A के हमारे पास जो यूनिट्स होंगे। तो 19A की जो हमारे पास कास्ट है वो कितना जी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 945,000।
तो 19A की हम क्यों ये कास्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमें बजट ईयर की चाहिए। 945,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। अब जो बजटेड यूनिट्स हैं ये हमारे पास नहीं है, तो अगेन हमें फिर इनको जरा कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग 3 बजटेड यूनिट्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी डाटा, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, हमने पहले भी किया ये। बजटेड सेल्स रेवेन्यू यानी 19A की, और पर यूनिट सेल प्राइस वो भी 19A की। तो देखें हमारे पास जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है बजट में वो है जी 840,000। 840,000 ये हमारी सेल्स रेवेन्यू है, और जो पर यूनिट सेल प्राइस है वो $8 है, क्योंकि कमिंग ईयर था 19B, उसमें 11 हो गई थी, 8 to 11। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितना बन रहा है। डिवाइड करते हैं तो ये आता है कि 105,000 यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ ले आते हैं 105,000 units. In this way, we get budgeted sale price या budgeted cost price, budgeted cost price per unit. 945,000 divided by 105,000. तो ये हमारे पास आ जाता है जी $9। ये हमारे पास आ गया बजटेड कास्ट प्राइस। तो इसको यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी 9 into 81,729,000। और जो वेरिएंस आ जाएगा 688,500। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया जी 40,500 फेवरेबल। अब ये फेवरेबल कैसे है, क्योंकि ये प्राइस के डिफरेंस है। अब जरा देखें कि हमें 81,000 यूनिट्स की जो कास्ट, जो स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस थी वो पे करनी चाहिए थी, या कास्ट इनकम होनी चाहिए थी 729,000, जबकि एक्चुअली हमने कास्ट कितना इनकम की, कम की 6,88,500। इन दिस वे हमारा जो वेरिएंस है ये क्या आ गया, फेवरेबल आ गया। उसके बाद कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस, और फिर बजटेड क्वांटिटी सोल्ड टू बी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस। तो अब हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन है बेसिकली कास्ट प्राइस पे नहीं है, बल्कि क्वांटिटी पे, वॉल्यूम पे है। तो ये हमने अभी ऊपर सॉल्व किया ये वाला पॉइंट, इसमें तो हमें दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 729,000 एंड जो बजटेड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस है ये भी हमें गिवन है, इसकी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है क्वेश्चन में। देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बजट ईयर की 945,000। वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं जी, वेरिएंस 729,000 एंड 945,000, तो ये हमारे पास 216,000 का वेरिएंस आता है। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, बेसिकली फेवरेबल है। फेवरेबल किस सेंस में है, क्योंकि यह वॉल्यूम बजट में हमारे पास कितना था, जो यूनिट्स थे वॉल्यूम थे, अब यहाँ पे अगर सामने देखें तो 105,000, जबकि एक्चुअल जो हमारे पास यूनिट्स आए थे वो 81,000 थे। यानी
105,000 और 81,000। ठीक है, ये 19A में और ये 19B में। तो हमने वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम की वजह से जो कास्ट का डिफरेंस है वो कितना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्योंकि कम हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो हमारी कास्ट भी अल्टीमेटली कम पड़ी है इस वजह से। तो वॉल्यूम की वजह से हमारा ये कास्ट जो वेरिएंस है वो फेवरेबल आया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास रिकॉन्सिलिएशन, कि ये जो वेरिएंस हमने कैलकुलेट किए हैं तो क्या ये उस इंक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट को प्रूव करते हैं कि बाकी इन्हीं वेरिएंस की वजह से हमारे पास वो ग्रास प्रॉफिट की जो चेंज है वो आई हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी प्राइस के वेरिएंसेस सेल्स और कास्ट के। तो लिखते हैं जी सेल्स प्राइस वेरिएंस और फिर कास्ट प्राइस वेरिएंस। हमने दोनों के प्राइस वेरिएंस पहले लिख लिए। तो सेल्स का जो प्राइस वेरिएंस है 243,000 फेवरेबल, और हमारे पास जो कास्ट का प्राइस वेरिएंस है 40,500 फेवरेबल। ठीक है, अब अगर हम इनको टोटल कर लें 243,000 प्लस 50 और 40,500, ये हमारे पास आ जाता है जी 283,500। अब वॉल्यूम वेरिएंस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा जी, अब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है 1,92,000 अनफेवरेबल, यानी एडवर्स है, और कास्ट का जो वॉल्यूम वेरिएंस है 216,000 फेवरेबल। अब इनको एडजस्ट करेंगे, फेवरेबल का ज़्यादा आंसर आ रहा है तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 216,000 माइनस 192,000। डिफरेंस लेना है अब हमने, तो ये हमारे पास आ रहा है 24,000 फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है। अब ओवरऑल ये भी फेवरेबल आंसर है और ये भी फेवरेबल है। 283,500 plus 24,000, तो we get 307,500 आंसर, जो कि ये रिकनसाइल हो गया कि हमारा जो इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट था, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया इसका। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।